नमस्कार, मेरा नाम है आदि। आप देख रहे हैं आदि एक्सप्लेन्स। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी के सब सेक्शन का एक टॉपिक है, जो कि भारत में होने वाले सभी जीएस परीक्षा के एक इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट में आता है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग आज चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राइट्स क्या होता है, व्हाट इज राइट्स। तो राइट्स कोई भी ऐसा काम है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं परफॉर्म करने का एक हम लोग को टिकट देता है कि हम लोग वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो राइट्स होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं: नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आप जन्म के साथ अपने आप में लेके आते हैं, जैसे कि लाइफ टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसी तरीके से ह्यूमन राइट जो होता है वो एक ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए होता है कि एक ह्यूमन का डिग्निटी होता है, ह्यूमन का वेलबिंग होता है, जैसे उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं। फिर राइट टू फेयर ट्रायल। उसी तरह से लीगल राइट, आपको कोई राइट अगर एक्ट के थ्रू आपको मिलती है, जैसे कोई स्टेट्यूट के द्वारा, जैसे राइट टू स्ट्राइक जो है वो एक एक्ट के द्वारा आपको मिला है, पेटेंट करने का राइट, ये आपको एक्ट की तरफ मिला है, तो ये लीगल राइट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रहते हैं, एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो होते हैं आपके नागरिक और राजनीतिक राइट्स होते हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार और राइट टू फ्रीडम, आपको कुछ करने का, जो फंडामेंटल राइट 19 में आता है। हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। क्योंकि सबसे पहले दो रीज़न है। एक तो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी करता है, ठीक है। और दूसरा है ये जस्टिसिएबल है, मतलब कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप कोर्ट के थ्रू इसको एनफोर्स करा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, आप इसको रिस्टोर करो। फंडामेंटल राइट जो है हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में लिखा गया है। ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चलता है। और हम लोग जानेंगे कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। फंडामेंटल राइट्स नेहरू रिपोर्ट 1931 कराची सेशन 1931 कराची सेशन के जो बुकलेट है उसका, उससे थोड़ा सा डिराइव करा गया है। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स, जो अमेरिका ने 10 संशोधन करके जो 10 बिल्स ऑफ राइट में 10 नियम निकाले थे जो फंडामेंटल राइट्स, उससे हम लोग इंस्पिरेशन लिए हैं। तो हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। भारत के जो फंडामेंटल राइट्स है वो ब्रॉडली कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला राइट टू इक्वालिटी, जो 14 से लेकर 18 तक आती है। फिर है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, आर्टिकल 32। जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमें 5 7 फंडामेंटल राइट्स देता था, अब हम लोग को बस 6 मिलता है। उसमें से एक हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी में था। और इसको हटाया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। और इस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की, ठीक है। इस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नहीं थी, इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है आर्टिकल 301 के तहत में, जो पार्ट 12 में निर्धारित की गई है। फंडामेंटल राइट्स हम लोग जानेंगे उसमें क्या क्या और फीचर्स होते हैं उसके। जैसे फंडामेंटल राइट्स किसको किसको मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जो है फॉरेनर्स को भी मिली रहती है। बेसिक हम लोग को सिटीजन को मिलता है। उसमें से आर्टिकल 15, 16, एक और आता है 18 सब क्लॉज 2, 19 और 29 और 30, ये केवल सिटीजन्स के लिए होती है। 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30। अब ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल होती है? मोस्टली ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होती है, मतलब स्टेट के खिलाफ या आपको ये ज़रूरत पड़ती है। पर किसी किसी केस में, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत के मामले में, आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये दायर कर सकते हैं। नेचर क्या है फंडामेंटल राइट्स का? फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव कैरेक्टर है। कुछ कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर का भी हम लोग जानेंगे आगे। आप इसको अमेंड कर सकते हैं। भारत का संविधान इसको अमेंड करने की इजाज़त आपको देता है, पर आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि केशव नंद भारती केस 1973 के द्वारा स्थापित की गई है, इसको आप भंग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे क्या जस्टिसिएबल है। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं आप फंडामेंटल राइट्स को अपना अवेल कराने। रेस्ट्रिक्शन कुछ कुछ है कि या फिर ये एक एब्सोल्यूट राइट है? नहीं, फंडामेंटल राइट एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपको इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते ही होते हैं।
ऐसे मोटा मोटी अगर पूरा फंडामेंटल राइट्स का रेस्ट्रिक्शन देखा गया तो वो 31 में, 33 में, 34 में और 35 में भी लिखा हुआ है। और हर एक आर्टिकल का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है, जिसको इंटेलिजिया डिफरेंशिया भी कहते हैं, वो उसी के सब क्लॉजेस में रहते हैं। क्या क्या फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करा जा सकता है? जी हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आप सब राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। 20 और 21 इन एलियनेबल राइट है, इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 जो है, इसको आप केवल और केवल जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ग्राउंड्स ऑफ वॉर पे या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन पे तभी कर सकते हैं। ग्राउंड ऑफ आर्म रेवेलियन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस में जो होता है, आप उसमें नहीं मूवमेंट को रोक सकते, या फिर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम को नहीं रोक सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शुरू से अंत तक। आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है, लेकिन ये स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट जो होता है वो वाइडर सेंस में उसको देखा जाता है कोई भी एजेंसी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ऑर्गन्स ऑफ यूनियन, स्टेट या लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, सारे स्टेट के लाइन में आते हैं। जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सब भी स्टेट है क्योंकि ये स्टेट का PSU है, PSU रन है। LIC का चूंकि इसमें स्टेट भारत सरकार के, इसलिए कोर्ट्स फॉल अंडर द डिटेंशन ऑफ स्टेट्स। अब ये एक बहुत अच्छी बात है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट बॉडी या एजेंसी अगर वो सरकार के लिए काम कर रही है, मतलब सरकार कभी कभी ठेका दे रखती है, तो वैसे प्राइवेट कंपनी जब तक वो सरकार के ठेके के काम कर रहा है तब तक वो भी स्टेट कहलाएगा। कोर्ट्स, भारत के जो कोर्ट्स होते हैं, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब कि जब कोई वो नियम दायर लागू करवाते हैं तब वो एक स्टेट की तरह काम कर रहे होते हैं। पर वो जब जुडिशियल वर्डिक्ट सुना रहे होते हैं तब वो स्टेट नहीं होते हैं, तब वो जुडिशरी होते हैं और स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं। आर्टिकल 13 जो है, ये हमारा बात करता है कि हमारे राइट्स को, यहाँ से हम लोग जुडिशियल रिव्यू को हम लोग निकालते हैं। मतलब जुडिशियल रिव्यू डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 13 से हम लोग इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोई भी ऐसा नियम जो कि फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करता है या फिर फंडामेंटल राइट्स के साथ तालमेल नहीं बना के चलता है, उसको हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। लॉ, अब लॉ में लॉ केवल नहीं आता, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स या फिर और भी कुछ, सारे को हम लोग लॉ मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नथिंग इन द आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर सकता है, उसके तहत आप आर्टिकल 13 के अंदर कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 39 में चार डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये मतलब होता है कि जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले का जो भी नियम कानून था, अब फंडामेंटल राइट्स बन चुकी है तो पहले वाले नियम के ऊपर ग्रहण लग चुका है, अब वो काम नहीं करेंगे, आधा पार्ट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए एक लॉ सरकार निकाला, उसमें सारा चीज़ सही है, बस एक सेक्शन गलत है, तो वो एक सेक्शन को काट कर हटाया जा सकता है, बाकी लॉ एप्लीकेबल रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फेवियर, एक पर्सन बेसिक फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर कोई दूसरा जो लॉ होता है, कोई दूसरा जो लॉ होता है या फिर राइट होता है उसको अपनाने से मना कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट में जो फैसला लिया था उसको बदल सकता है, लेकिन उसमें जो भी बदलाव होंगे वो आगे से शुरू होंगे, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। आज के बाद से जो चलेगा चलेगा, आज से पहले जो भी हुआ उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। हम लोग बात करते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हम लोग बस इतना जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है, यस, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखकर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप नहीं बदल सकते हैं। अब हम लोग का पहला सेक्शन शुरू होता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ में दो लॉ आ जाते हैं, दो पार्ट आ जाता है। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये यूके से हम लोग लिए हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से हम लोग लिए हैं। ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है और ये एक पॉजिटिव डेफिनेशन है। इसमें बोला जाता है क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या मतलब है कि सारे जो भी लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के नज़र में या फिर कोर्ट्स के नज़र में सारे एक है, इसमें कोई सब इक्वल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, MPs, MLAs और फॉरेन डिप्लोमेट्स,
इन सबको इम्यूनिटी है, बाकी किसी को इम्यूनिटी नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या करता है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है और इसमें बात किया गया इक्वालिटी ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर अनइक्वल सर्कमस्टांसेस। रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको इंदिरा स्वानी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। एक्सेप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। मतलब आप किसी भी नागरिक को, ये सर केवल सिटीजन के लिए है, एनी सिटीजन के लिए, आप इनको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें आप कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जो पहला एक्सेप्शन आता है, जैसे कि अब अगर आप नहीं बांट सकते तो आप कैसे आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेके आए, तो उसमें एक्सेप्शन है कि आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं नियम कानून, जिसको हम लोग कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन। उसी तरीके से जो संशोधन हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, उसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के तहत एसटी और एससी के लिए भी ऐसे प्रावधान निकाले गए। फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में ओबीसी और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस को मिला। और फिर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिलता हुआ देख सकते हैं 15 सब क्लॉज 6 में। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर सरकारी कोई भी संस्था एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ ऑन रेसिडेंस, इसके आधार पर बंटवारा नहीं कर सकती है। इस मतलब कि आप कहीं पे भारत के कहीं के भी निवासी हो, आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। रेसिडेंस अ कंडीशन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। हालांकि एक्सेप्शन का क्या है कि कुछ कुछ कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप झारखंड में नौकरी करना चाहेंगे तो आपको झारखंड का एक पेपर निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से आप अगर महाराष्ट्र में देना चाहेंगे तो आपको मराठी पेपर आना जरूरी है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो लोग, कुछ कंडीशंस वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको डायरेक्टली रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक और होता है कि वही बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एस टी एस सी को आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी लागू होता है और ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दिस इज हैज नो एक्सेप्शन। एबोलिशंस अनटचेबिलिटी एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक पनिशेबल ऑफेंस। पार्लियामेंट इसके लिए दो लॉ भी बना रखा है, दो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसमें एस टी एस सी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है। आर्टिकल 17 जो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ मिल जाता है, मतलब कि केवल सरकार, स्टेट नहीं, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। फिर है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। आप मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब कि डॉक्टर या फिर मेजर या लेफ्टिनेंट को छोड़कर और कोई भी टाइटल होल्ड नहीं कर सकते हैं। अपॉन, जैसे आप सर नहीं लगा सकते हैं, महाराजा नहीं लगा सकते हैं, राजा धीराज नहीं लगा सकते हैं, आप केवल डॉक्टर लगा सकते हैं या फिर कोई मिलिट्री का डिस्टिंक्शन तो आप लगा सकते हैं। ये केवल सिटीजन पे अप्लाई होता है और नॉन सिटीजन जो है इसको लगा सकते हैं। नॉन सिटीजन जो भी है वो लगा सकते हैं, भारत के लेकिन नागरिक है तो आप नहीं लगा सकते हैं। हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। ये दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक चलता है। तो पहला जो है 19, 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। ये गारंटी करता है 6 राइट्स। इसी में छठा जो सातवां था वो था आपका प्रॉपर्टी का राइट, पर वो हटा दिया गया है। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम लोग बात करेंगे 19(1)(a) के बारे में। जो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रोपगेट वंस व्यूज, राइट अगेंस्ट टेपिंग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, सरकार इसी को यूज करके टेलीफोन टेप करता है। राइट्स अगेंस्ट बुन, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन बट नॉट स्ट्राइक। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं लेकिन आप स्ट्राइक, धरना पे नहीं जा सकते। धरना आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। एक लॉ के तहत आपको धरना मिला गया है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि आप संप्रभुता और भारत के संप्रभुता पर खतरा लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन अगर फॉरेन देश का बिगड़ रहा है, आप ये नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर आप नहीं बिगाड़ सकते। डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन किसी का नहीं कर सकते, और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नहीं कर सकते हैं। जो बी आता है वो होता है असेंबली।
पीसफुल विदाउट आर्म्स, असेंबली पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। आप कोई भी वेपन नहीं लेकर आप चुपचाप असेंबल कर सकते हैं पीसफुल के लिए, जैसे कोई पब्लिक मीटिंग आप करा सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं। पब्लिक मीटिंग या फिर पब्लिक में आप जमा हो सकते हैं, इसमें भी संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठे तो नहीं हो जाएगा, पब्लिक ऑर्डर पे नहीं आप कर सकते हैं। तीसरा आता है फॉर्म एनी एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे। आप नोट इसमें क्या करना है, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एन एसोसिएशन इज नॉट फंडामेंटल राइट। आप बना तो सकते हैं कोऑपरेटिव कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज, उसको सर्टिफिकेशन जो है वो आपका फंडामेंटल अधिकार नहीं है। अगर आपके पास पेपर डॉक्यूमेंट सही होंगे वो आपको मिलेगा। इसमें भी ये सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, यहाँ एक मोरालिटी और ऐड हो जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है। डी में आ जाता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के आप किसी भी कोना में आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। शेड्यूल एरिया 5, शेड्यूल 5 में आप नहीं जा सकते, या जा सकते हैं तो आप वहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं। फिर एड्स अफेक्टेड पर्सन को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में रोक लगा दिए जाते हैं। पब्लिक मोरल्स और जनरल पब्लिक के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में भी होता है, जैसे कि ILP, इनर लाइन परमिट लगते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे, उस तरीके से कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी भारत में रह सकते हो। हाँ, जनरल इंटरेस्ट में सरकार कुछ नियम बना सकते हैं कि आप वहाँ नहीं रह सकते। शेड्यूल ट्राइब के एरिया मतलब शेड्यूल 5 एरिया में आप नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से कुछ कुछ और भी इसमें एक्सेप्शंस है। जो एफ आता है, जो छठा नंबर आता है, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ट्रैफिकिंग नहीं शुरू कर दीजिएगा, वुमेन चिल्ड्रन का, ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से। और स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर जनरल पब्लिक के हित में नहीं है वो तो। ठीक है, स्टेट इज एम्पावर्ड टू कैरी ऑन ट्रेड इटसेल्फ। स्टेट भी कोई भी ट्रेड बिजनेस शुरू कर सकता है, केवल एक सिटीजन नहीं, एक स्टेट भी कर सकता है। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मतलब आपको जब कन्विक्शन होगा, मतलब आपको जब सजा मिलेगी, आपको आर्बिट्ररी सजा नहीं मिल सकती, एक प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सजा दे सकती है। इसमें आपको तीन और मिलते हैं प्रोटेक्शन। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, मतलब कोई भी अगर नियम में बदलाव होते हैं, क्रिमिनल नियम में बदलाव होंगे तो आज के डेट से आगे में लागू होंगे, पहले नहीं होंगे। हालांकि सिविल केसेस में पहले से भी लागू हो सकता है। नो डबल जेओपार्डी, एक ही एक ही करतूत के लिए आपको दो बार सजा नहीं दी जाएगी। अगर एक बार कोई आप गलत काम करते हैं, पॉकेट किसी का मारते हैं, तो आप एक बार जेल जाओगे, लेकिन उसी पॉकेट मारने के केस में आप दूसरी बार नहीं जाओगे। दूसरी बार पॉकेट मारोगे तो जाओगे। फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि आप अपने आप को फंसाए ऐसा काम नहीं कर सकते। आप किसी को फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते हैं, आपका मन किया आप नहीं दीजिएगा, आप ब्लड सैंपल नहीं दीजिएगा, आप सिग्नेचर नहीं दीजिएगा, जब तक कि आप उसके पास वारंट ना हो या फिर वो उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी ना हो। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीडियर टू लॉ। इसमें गोपालन केस 1950, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन। अगर लेजिस्लेशन में वो चीज लिखा, आपको इससे लेजिस्लेशन से नहीं बचाएगा, लेकिन हाँ आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले लेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट आपको इससे बचाएगा। मतलब ये फिर आप लागू कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर कोई चीज नियम के तहत आ गया है, तब वो लॉ है तो वो हो सकता है। ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के तहत कुछ भी कर सकता है। मेनका गांधी केस 1978 वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया, और इसमें कहा कि प्रोटेक्शन इज अवेलेबल नॉट ओनली इन आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव केस बट आल्सो अगेंस्ट आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन। 1950 तक था कि आपको लेजिस्लेटिव लॉस नहीं बचा सकता है, लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर वो आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव का एक्शन हो या फिर लेजिस्लेटिव का, आपको दोनों से बचा सकता है। ठीक है, इस तरीके से राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को का कंसेप्ट को हम लोग ब्रॉडन कर चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 में बहुत सारा आता है, जो लॉज मतलब जो बहुत सारे आपके राइट्स आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट।
सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक्ट, बिहार केस 1991 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। इसी को बेस मानते हुए जो बैन लगता है दिवाली के समय क्रैकर्स पे, इसी के खिलाफ लगता है। राइट टू शेल्टर, इसी के तहत जो रात में ठंडी के दिनों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन होती है डिस्ट्रिक्ट की, वो छोटे छोटे टेंट लगवाता है जिसमें लोग रहते हैं। राइट टू शेल्टर भी आपका अधिकार है। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14, ये पहले डीपीएस भी था, अब इसको लॉ बना दिया गया है। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जो एक्ट है वो भी इसके अंदर आ जाता, आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वो भी इसी के अंदर आता है, इसके लिए एक लॉ भी बनाया है। राइट टू लाइवलीहुड, इसी के तहत मनरेगा प्रोग्राम आता है। राइट टू प्राइवेसी, पुत्तुस्वामी केस 2017 में आपका इंटरनेट से रिलेटेड प्राइवेसी आपका है। राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, इसी को मैनिफेस्ट करने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बनाया गया है। और राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक नया राइट आया है, आपको बिजली मिलेगा। एक आर्टिकल 21 ए को भी जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को, और ये मैंडेट करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस फ्रॉम एज 6 to 14, मतलब 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है, और ये एक फंडामेंटल अधिकार है। आपको नहीं मिल रहा, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आर्टिकल 21 ने पार्लियामेंट एक इसके लिए एक लॉ भी निकाला, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, आरटीई 2009। आगे का बात हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है।